हमारे प्यारे बच्चों, इस वक्त रात का 1 बज चुका है, रादर 1:30 बज चुका है। पर हमारी आंखों में नींद कहाँ? क्योंकि जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, हमें भी चैन नहीं मिलता। इस क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा वीडियो, जिसमें कुछ खास और बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो आने वाले रीट परीक्षा के लिए निश्चित रूप से काम की हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, किसने पढ़ने से पहले लिखने पर बल दिया? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है J.F. हर्बर्ट, दूसरा है मारिया मोंटेसरी, थर्ड ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रोबेल और चौथा ऑप्शन है J.A. ब्राइट। तो ध्यान दें, J.A. ब्राइट पिछली बार आ चुके हैं, मारिया मोंटेसरी आ चुकी हैं। तो इसमें पूछा गया किसने पढ़ने से पहले लिखने पर बल दिया, यानी पहले लिखना फिर पढ़ना, ये किसने बोला? तो ध्यान है आपको, हम कई बार बात कर चुके हैं, भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं, LSRW। 4 फंडामेंटल स्किल्स हैं लैंग्वेज के, LSRW, जिसमें L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और फाइनली W का मतलब राइटिंग है। तो पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। आपको पता है ये LSRW किसने दिया? ये दिया है J.A. ब्राइट साहब ने। किसने दिया? J.A. ब्राइट साहब ने ये दिया है। तो J.A. ब्राइट का नाम ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें पूछा है कि किसने पहले लिखने पे, मतलब ये LSRW की जगह पहले राइटिंग और बाद में रीडिंग की बात बोली, तो ये किसने बोला? इसका आंसर है मारिया मोंटेसरी। किसने बोला? मारिया मोंटेसरी ने बोला। मारिया मोंटेसरी इटली की थी, भारत भी आई थी। मारिया मोंटेसरी फ्रेडरिक फ्रोबेल की शिष्या थी। मारिया मोंटेसरी की शिक्षण प्रणाली मंद बुद्धि बच्चों के लिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इनकी मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली की 2 खास बातें आप ध्यान रखना। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन्होंने बोला है कि सब ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं। तभी तो बात निकली ना कि संवेदना ज्ञान की प्रथम से डी है, और ये कहने वाली मारिया मोंटेसरी थी कि संवेदनाओं के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दूसरी बहुत बहुत खास बात इनकी ये थी, चूंकि मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षण प्रणाली इन्होंने स्थापित की थी, तो वहाँ पे उन्होंने अम, करके सीखने वाली बातें करी थी। और बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली थी कि सब गत्यात्मक कुशलता बौद्धिक कुशलता का आधार है, यानी पहले गत्यात्मक कुशलता हासिल करें, पहले गामक कौशल मोटर स्किल्स अक्वायर करें, लर्न करें, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बुद्धि का विकास होगा। ये महत्वपूर्ण बात बताने वाली थी मारिया मोंटेसरी, और ये सवाल यहीं से लिया गया था, पिछले रीट में पूछा गया था कि साहब लिखना पहले होगा, उसके बाद पढ़ना होगा, ऐसा कहने वाली कौन है? जवाब है मारिया मोंटेसरी। और इन्होंने, आपको पता है, इन्होंने बोला था कि साहब बुद्धि का विकास गत्यात्मक कुशलता पे टिका है, इसलिए इसका जवाब है मारिया मोंटेसरी। ओके। फ्रेडरिक फ्रोबेल की बात करूं तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मनी के थे। फ्रेडरिक फ्रोबेल शिक्षा में खेल विधि के जनक माने जाते हैं, प्ले वे मेथड के जनक माने जाते हैं। और उनकी बहुत प्रसिद्ध विधि है किंडर गार्डन, जिसको हम किड्स गार्डन बोलते हैं, जिसमें बच्चों को पौधा, शिक्षक को माली और स्कूल को गार्डन, बगीचा या उद्यान कहा जाता है, जिसको बाल उपवन विधि या बालोपद्यान विधि ऐसा नाम भी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। हालांकि एक बात और ध्यान रखनी है कि खेल विधि के जनक फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, लेकिन फ्रेडरिक फ्रोबेल एक्चुअली खेल, गीत और उपहारों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इनके आपने कभी सुने हो तो जैक एंड जिल के नाम से काफ़ी स्कूलें आपने देखी होंगी। इनके प्रसिद्ध गीत हैं हम्पटी डम्पटी सैटो नेवाल, ये इनके गीत हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल के बाद एक और नाम आता है, और वो हैं आधुनिक खेल विधि के जनक, वो हैं आधुनिक खेल प्रणाली के जनक, और वो हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। तो कुक का नाम भी आप याद रखेंगे परीक्षा में, और फ्रेडरिक फ्रोबेल का नाम भी याद रखेंगे। उसके अलावा एक नाम यहाँ पे J.A. ब्राइट, मैं आपको बता चुका हूँ। J.A. ब्राइट वही हैं जिन्होंने LSRW दिया है। इसके अलावा एक नाम है J.F. हर्बर्ट। तो साहब J.F. हर्बर्ट को कौन नहीं जानता? एकेडमिक डिसिप्लिन में पेडागोजी के संस्थापक हैं, जर्मनी के जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। और फ्रेडरिक हर्बर्ट की खास बात, इनकी 5 स्टेप लेसन प्लान है, जिसमें 5 चरण इन्होंने बताए हैं, और निश्चित रूप से आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। मैं एक लेसन प्लान पे एक मेरा मन है मॉरिसन भी बताऊं आपको, मैं हर्बर्ट भी बताऊं, D.V. किलपैट्रिक भी बताऊं, तो एक वीडियो मेरा अगला और बन सकता है। पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इसको शेयर करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना आपकी नज़रों में वैल्यू है हमारे एग्ज़ाम के समय आने वाले वीडियोज़ की, उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल 5 स्टेप लेसन प्लान देते हैं, जिसका पहला स्टेप है
प्रिपरेशन, पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। दूसरा है प्रेजेंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। तीसरा स्टेप है एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध या तुलना। और चौथा है जनरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सामान्यीकरण। और फाइनली पांचवा है एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रयोग। तो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। हिंदी में बोलें तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में संबंध या तुलना, और फिर सामान्यीकरण, और पांचवा है प्रयोग। ये 5 स्टेप दिए हैं J.F. हर्बर्ट ने, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने, जो जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, वैसे एक नाम यहाँ पे आपको याद है, फादर ऑफ पेडागोजी, पेस्टालॉजी को कहा जाता है, जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और कुछ और बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। ओके, सवाल नंबर 2। सॉरी, आवाज़ भर भर आएगी क्योंकि रात है ना, नींद भी है, 1:30 बजा है। चलिए दूसरा सवाल, मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था तो मुझे लगा कि आपको सबको ही बताना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल, पियाजे ने वर्ग समावेशन का संबंध किस अवस्था से बताया? 4 ऑप्शंस हैं, संवेदीगामक या प्री ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, वर्ग समावेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंक्लूजन, क्या बोलेंगे? क्लास इंक्लूजन। वर्ग है क्लास, समावेशन है इंक्लूजन। ये क्या है? एक्चुअली और कुछ नहीं है, बल्कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, आपको पता है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है? सीरिएशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, याद है ना आपको? वर्गीकरण होता है, संधारण होता है, कंजर्वेशन होता है, CSC, याद है? कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, 3 चीज़ें याद रखना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। संधारण क्या है मैं बखूबी बता चुका हूँ, क्रम निर्धारण भी हम बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण की बात भी हम कर चुके हैं। तो इस अवस्था में बच्चा वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में, संख्या के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, कॉन्सेप्ट उसको समझ में आते हैं, पर वो मूर्त होने चाहिए। इन्हीं में से एक चीज़ है वर्ग समावेशन या फिर क्लास इंक्लूजन। इसका मतलब ये है कि यहाँ बच्चा ऐसे तर्क करता है कि कोई 2 श्रेणियाँ हैं, तो वो छोटे वाली श्रेणी को बड़ी वाली में शामिल कर लेता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप छोटे बच्चों को कुछ फ्लावर्स दिखाइए जिसमें 4 रेड फ्लावर्स हैं और 2 वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है? तो बड़े वाली 4 रेड है ना, तो आप उसको पूछिए कि कौन से फ्लावर ज़्यादा हैं, तो वो बोलेगा रेड फ्लावर ज़्यादा हैं। क्या बोलेगा? नहीं, कौन से फ्लावर हैं इसमें, तो बोलेगा रेड फ्लावर हैं। या कौन से फ्लावर ज़्यादा हैं, तो रेड फ्लावर ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं बोल के वो सभी को रेड फ्लावर बोलेगा। जैसे एक टर्म उन्होंने बोला था कि ऑल ह्यूमंस आर एनिमल्स, यानी बच्चा ह्यूमंस को एनिमल्स में इंक्लूड कर देगा। यहाँ पे बच्चा वाइट फ्लावर्स को रेड फ्लावर्स में इंक्लूड कर देगा, यानी बड़ी श्रेणी में छोटी श्रेणी को शामिल करता है और दोनों को अलग अलग नहीं देखता। ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन का एक टॉप हायरार्किक मॉडल है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका संबंध मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से है। वर्ग समावेशन या क्लास इंक्लूजन का संबंध किससे है पियाजे के अनुसार? तो हम बोलेंगे सॉरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तीसरा प्रश्न, और बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, जो फिर मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये तो बताना आप। तो ये क्या है दरअसल? ये है किसके अनुसार सीखना पहले होता है और विकास बाद में? कभी आपने ऐसा सुना है, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट या डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग? तो किसने ऐसा बोला? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बोला कि जेरोम ब्रूनर ने बोला कि लेव वाइगोत्स्की ने बोला या फिर बेंजामिन वोर्फ ने बोला? वोर्फ ने बोला। तो याद रखना, 2 लोगों का कंपैरिजन होगा यहाँ पे, वाइगोत्स्की और पियाजे। पियाजे कहते हैं जैविक परिपक्वता की बात करते हैं ना, वो ब्रूनर नहीं करते, इसके खिलाफ है। पियाजे खोज द्वारा स्वयं बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, इसकी बात करते हैं। और वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि पियाजे कहते हैं कि विकास पहले होता है और सीखना बाद में होता है। विचार पहले आता है और भाषा का विकास बाद में होता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले सीखना होता है और उसी से विकास होता है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ क्या पूछा है? सीखना पहले होता है और विकास बाद में। तो सीखना पहले और विकास बाद में, ये बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। कौन करते हैं? लेव वाइगोत्स्की। ब्रूनर की बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, स्पाइरल करिकुलम से लेकर डिस्कवरी लर्निंग तक, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, आगमनात्मक चिंतन तक बहुत बार बात कर चुके हैं। और जीन पियाजे के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। बेंजामिन वोर्फ, जिन्होंने भाषाई नियतिवाद दिया था, वोर्फ हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सब भाषा इतनी महत्वपूर्ण है
कि वो चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं निर्धारित भी करती है। चलिए सवाल नंबर 4। तो तीसरे में ध्यान रखना, अगर ऐसा पूछ लें सीखना पहले होता है विकास बाद में तो वाइगोत्स्की, विकास पहले होता है सीखना बाद में तो फिर जीन पियाजे, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट तो फिर हमको ध्यान रखना है वाइगोत्स्की, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग तो फिर पियाजे आएगा। ओके, सवाल नंबर 4। इसका आखिरी जो 8वां सवाल है वो कमाल का है और उसमें से पूरी पूरी संभावना है कि आपको परीक्षा में कोई बात पूछी जाएगी। ओके, चौथा प्रश्न देखिए, प्रायोजना विधि के कितने चरण होते हैं? प्रायोजना विधि के कितने चरण होते हैं? तो ध्यान रखना, याद रखना इस बात को, प्रोजेक्ट मेथड W.H. किलपेट्रिक ने दिया था, जिन्होंने अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ मेथड्स में 4 प्रकार की प्रायोजनाएं बताई थी। मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात और इन्होंने प्रायोजना विधि के 6 स्टेप बताए हैं साहब, 6। तो याद रखना प्रायोजना विधि के कितने चरण? 6। और यहीं पे ध्यान रखना समस्या समाधान विधि के कितने चरण? तो 5। प्रायोजना विधि के कितने चरण? तो 6। समस्या समाधान विधि के कितने चरण? तो हम बोलेंगे 5। याद रखना एक्शन रिसर्च के भी 6 स्टेप्स हैं, हालांकि एंडरसन ने एक्शन रिसर्च के 7 स्टेप्स बताए हैं, पर यहाँ ध्यान रखना प्रायोजना विधि के चरण हैं 6 और समस्या समाधान विधि के चरण होंगे 5। अगला सवाल देखो, ये प्रश्न मुझे इसलिए लेना पड़ा कि आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित है। जाने कितने बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं और कमेंट किए हैं कि सर इसका जवाब बताएं, परीक्षा नज़दीक है, हम कंफ्यूज हो गए। अब पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो गए। देखिए पढ़िए, मेरा हर बच्चा इसका जवाब दे देगा। अपनी असफलता, पीड़ा अथवा दुख को बलपूर्वक, ध्यान देना, बलपूर्वक भुलाने का प्रयास कौन सी रक्षा युक्ति है? युक्तिकरण, दमन, शमन या प्रतिक्रिया? तो निश्चित रूप से दमन और शमन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको याद है हमने आपको बताया था, फ्राइड का बाकायदा स्टेटमेंट है। क्या बोलते हैं फ्राइड साहब? फ्राइड साहब कहते हैं कि कष्टप्रद इच्छाएं और स्मृतियां स्वतः बहिष्कृत होकर, कष्टप्रद इच्छाएं और स्मृतियां स्वतः बहिष्कृत होकर अचेतन में चली जाती हैं। यह दमन है, यह रिप्रेशन है जो कभी वापस आएगा। और शमन में क्या होता है? कोलमैन का स्टेटमेंट मैंने लिखवाया भी आपको कि साहब जानबूझकर किसी बात को हम हटा देते हैं दिमाग से और दैनिक कार्य में लग जाते हैं या किसी दूसरी बात के बारे में सोचने लग जाते हैं, वो है शमन। दमन और शमन में बहुत फर्क है। शमन चेतना में होता है, दमन अचेतन में होता है। शमन जानबूझ के है, बलपूर्वक है, और दमन अपने आप होता है। शमन ऐसी घटना है जैसे एग्जाम्पल, मैं बच्चों के कमेंट्स देख रहा था, उनके एग्जाम्पल्स भी ऐसे थे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं वो। एक्चुअली शमन के एग्जाम्पल आपको याद है ना, मैंने आपको दिए हैं कि साहब सुबह सुबह पेपर वाले से झगड़ा हो गया तो उसको भुला के हम अपने काम में लग गए, वो बात वापस नहीं आएगी क्योंकि बाहर चली गई। दमन वाली बात वापस आएगी क्योंकि वो अचेतन में है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, अचेतन में जो बात गई है वो अपने आप गई है और बाहर जो गई है वो हमने जानबूझ के भेजी है। और इसमें बलपूर्वक भुलाने की बात की है, जानबूझ के भुलाने की बात की है, तो आंसर होगा शमन, न कि दमन। इंग्लिश में बोलते हैं सप्रेशन। ये सप्रेशन है, रिप्रेशन नहीं है भाई लोगों, तो ध्यान रखना शमन। युक्तिकरण में बहुत बार बता चुका हूँ, सत्यभाषी तर्क है। असफलता को छुपाने के लिए तर्क देते हैं और उसको उचित ठहराते हैं। मेरे को आईएएस नहीं बनना क्योंकि मेरे को राजस्थान में रहना है। प्रतिक्रिया, आपको पता है रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में हम अपने अचेतन की बातों को जुबान पे ऑपोजिट रूप में लेके आते हैं। मतलब मन में कुछ है, अचेतन में कुछ है, हम अपने व्यवहार का उस व्यवहार में उसको जस्ट रिवर्स करते हैं। ये प्रतिक्रिया है। जैसे याद है ना, लंबे बाल नहीं रख पा रही है लड़की तो उसने बॉब कट करवा लिए। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या फिर बगुला भगत, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? यानी अंदर जो बात है जुबान पे उसका ऑपोजिट है, विपरीत है। एक भ्रष्ट नेता का भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना प्रतिक्रिया है। तो याद रहेगी बात, खास बात, शमन और दमन ध्यान रखना। दमन अपने आप, शमन जानबूझ के बलपूर्वक। छठा प्रश्न, प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान का संबंध किससे है? प्रत्यास्मरण आप जानते हैं, प्रत्यास्मरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलते हैं? रिकॉल। और प्रत्याभिज्ञान को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज। तो ध्यान देंगे,
रिकॉल व रिकॉग्नाइज दोनों ही वस्तुनिष्ठ पैटर्न के भाग हैं। दोनों में क्या फर्क है? जहां हम अपनी तरफ से कोई आंसर देते हैं वो तो होता है रिकॉल, प्रत्यास्मरण, एक शब्द में उत्तर होगा। लेकिन जहां हम अपनी तरफ से देते नहीं है, जो सामने लिखा है उसको पहचानते हैं, वो होता है रिकॉग्नाइज, वो होता है प्रत्यभिज्ञान। और ये जरूर परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे सत्य असत्य टाइप है, या बहुविकल्पी प्रश्न है, या फिर सुमेल करना है, या ओड इवन छांटना है, तो सामने है उसी को छांटना है। और मल्टीपल चॉइस में ऐसा ही होता है। तो रिकॉग्नाइज, रिकॉल दोनों किसके हिस्सा हैं? दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भाग हैं। ये महत्वपूर्ण बात याद रखना। ट्रू फॉल्स पिछली बार रीट में पूछा गया था। ट्रू फॉल्स किसका भाग है? वस्तुनिष्ठ का भाग है। ओके, नेक्स्ट 7वां प्रश्न, 8 ही प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, किस गुण के कारण परीक्षा में परिशुद्धता रहती है? शुद्धता रहती है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? क्या रहती है? शुद्धता रहती है। ऑप्शंस, पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, और चौथा है व्यापकता। तो ध्यान देना, परीक्षा में आपको, मैंने बाइलिंगुअल नहीं लिया है, वक्त की मांग थी जो भी था, लेकिन आपको तो पेपर में इंग्लिश हिंदी एक साथ साथ मिलेगा, ठीक है ना। इंग्लिश भी देखना है, कैसे देखना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे पेपर करना है। यहाँ शुद्धता शब्द है, इंग्लिश में है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है टू द पॉइंट। एक्यूरेसी का मतलब होता है अभिप्राय सापेक्षता। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो चीज हम जानना चाहते हैं परीक्षण में वो पूरी होती है कि नहीं होती। तो इसका जवाब आएगा वैधता, यानी जिसके लिए परीक्षण बनाया उसका पूरा होना वैधता है। विश्वसनीयता मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण समान परिणाम दें। टेस्ट, रिटेस्ट और स्प्लिट हाफ, दो इसकी महत्वपूर्ण विधियां हैं जो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताई हैं। वस्तुनिष्ठता वो है जहाँ सब्जेक्टिविटी नहीं होती, किसी की भावनाओं का कोई असर नहीं पड़ता। और व्यापकता है संपूर्ण सिलेबस में से उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। याद रखना, पिछली मैं पेपर देख रहा था रीट का कल, तो पिछली बार विश्वसनीयता पे प्रश्न आया था, ठीक है, वैधता पे प्रश्न आया था, ये सारे प्रश्न आए थे, ठीक है, इस बार भी आएंगे, गारंटी है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्वसनीयता में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि एक ऑप्शन में था एक रूपता, समरूपता, ठीक है ना। एक में एक रूपता था, और एक में शायद समरूपता या कुछ ऐसा था। लेकिन इंग्लिश में जिन बच्चों ने देखा ना, तो उनको क्लियर हो गया, क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको जरूर मिलता है, और जहां कंसिस्टेंसी मिले आंख बंद करके विश्वसनीयता कर देना। स्थायित्व मिले आंख बंद करके विश्वसनीयता कर देना। सुसंगतता मिले आंख बंद करके विश्वसनीयता कर देना। आखिरी सवाल, और बहुत खास, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। ओके, ये है नवीन शिक्षा नीति। ओके, निखार। नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3 के बच्चों के लिए ग्रेड 3 FLN का लक्ष्य 2026-27 तक हासिल करना है। इसका संबंध कौन से कार्यक्रम से है? मतलब FLN का संबंध किस कार्यक्रम से है? 4 ऑप्शन है, चारों ही बेहतरीन है। पहला है निपुण भारत, तो निपुण मिशन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा है परख, तीसरा है कल्प, और चौथा है निखार। तो बोलिए, मेरे ख्याल से आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले देखिए, एक शब्द है FLN। कौन सा शब्द है? FLN। दरअसल FLN क्या है, सुने। FLN का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दरअसल एक ये प्रोग्राम था जो 2021 में, यानी नई शिक्षा नीति में 19 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था, और उसमें उन्होंने बोला था कि साहब, अब वक्त आ गया है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, कि हमको कम से कम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे गौर करना है। और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब ये है कि साहब, हमारे बच्चे कम से कम इस लायक तो हों कि वो फ्लुएंटली पढ़ पाएं। आपको पता है, पहले राजस्थान में रीडिंग प्रोग्राम चला था, रीडिंग कैंपेन चली थी। लगभग ऐसी बात है कि साहब, कम से कम बच्चों को फ्लुएंटली पढ़ना आ जाए, और समझ के साथ पढ़ना आ जाए। क्योंकि जब पढ़ना समझ के साथ आएगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और यही लर्निंग आउटकम्स हैं, यही सीखने के प्रतिफल की एक बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली आया था FLN 19 अक्टूबर 2021 को, और 19 अक्टूबर 2021 वाली ये बात नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण बात है, जिसमें FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी का मतलब क्या होता है? न्यूमरेसी का मतलब होता है नंबर से, गणित से, संख्याएं जो बच्चे सीखते हैं ना, उनको समझ के सीखें, वो न्यूमरेसी है।
ठीक है। लिटरेसी का मतलब पढ़ने लिखने से है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एफएलएन जो प्रोग्राम था वो दरअसल हिस्सा था निपुण भारत का। किसका हिस्सा था? निपुण भारत का, या फिर निपुण मिशन जो है उसका हिस्सा था। खास बात सुने, आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो पहले मैं आपको निपुण की फुल फॉर्म बताता हूँ। और दरअसल निपुण 5 जुलाई 2021 को, निपुण 5 जुलाई 2021, कौन सी जुलाई? 5 जुलाई 2021, 5/7/2021 का, तो यार 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। और निपुण की फुल फॉर्म क्या है? पहले एन से बनता है नेशनल, क्या बनता है? नेशनल, नेशनल। उसके बाद आई से बनता है इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, नेशनल INITIATIVE, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, पी से बनेगा प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं ना निपुणता, प्रोफिशिएंसी। नेशनल माफ करना, इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो पूरा नाम क्या हो गया? एन से बन गया नेशनल, आई से बन गया इनिशिएटिव, फोर पी से बन गया प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, इन रीडिंग पी के साथ ही है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो एन बन गया न्यूमरेसी, यू बन गया अंडरस्टैंडिंग, पी है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, और एन है नेशनल, आई है इनिशिएटिव। तो यह है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक्चुअली ये क्या प्रोग्राम था, ये क्या मिशन था, जो इसका आंसर भी है कि इसमें कक्षा 3 ऊपर दिया है ना, ग्रेड 3, कक्षा 3 तक के बच्चों से अपेक्षा की जाती है, सभी टीचर से अपेक्षा की जाती है कि कक्षा 3 तक के बच्चे तीसरी में आते आते कम से कम 30-35 शब्दों वाले वाक्य को फ्लुएंटली बोल लें, पढ़ लें, समझ लें, और एटलीस्ट 3 डिजिट तक के नंबर्स को भी पढ़ लें, समझ लें। और ये टारगेट रखा गया है 2026-27 तक। ध्यान देना, कोई भी बात आ सकती है ऐसी। 2026-27 तक नई शिक्षा नीति में एक टारगेट रखा गया है कि तीसरी क्लास के बच्चे, तीसरी क्लास के इसलिए कि पहले 2 साल आप उनको 3 साल पढ़ाओ, थर्ड ग्रेड में आएंगे ना, वो तीसरे लेवल पे आएंगे, तो क्या होगा, उनको समझ के साथ पढ़ना भी आ जाए, एक्सप्रेस करना भी आ जाए, फ्लुएंटली पढ़ना भी आ जाए, साथ में ये लिटरेसी है, ठीक है ना, साथ में न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का मतलब है साथ में उनको जोड़ बाकी गुणा भाग वाली चीज़ें हैं ना, नंबर्स वाली, तो एटलीस्ट 3 डिजिट के नंबर्स को पढ़ना, समझना, एक्सप्रेस करना आ जाए। ये बेहतरीन प्रोग्राम है निपुण भारत। क्या नाम है इसका? निपुण भारत। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है निपुणता, हालांकि ये निपुणता निपुण वाला नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2021 में, जुलाई 2021, याद रखना। और FLN मैं आपको बता चुका हूँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसी का एक हिस्सा है, जो कि अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था। ये जुलाई में हो गया, ये अक्टूबर में हो गया, ओके। याद है ना आपको, पिछली बार रीट में पूछा गया था परख परख परख। दरअसल ये सारा 2020 की शिक्षा नीति का खेल है। एक्चुअली परख क्या है? 2020 की शिक्षा नीति में प्रश्न आया था कि सब राष्ट्रीय आकलन के क्षेत्र जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाए गए हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? जवाब था परख। और यहाँ परख फिर फुल फॉर्म के रूप में है। परख की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, पी से बनता है परफॉर्मेंस, पी से क्या बनेगा? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, कोमा, ए से बनता है असेसमेंट, कोमा, आर से बनता है रिव्यू। पहला शब्द आ गया परफॉर्मेंस, दूसरा शब्द आ गया असेसमेंट, तीसरा शब्द आ गया रिव्यू, चौथा शब्द आ गया एंड एनालिसिस। परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, आप इनको हल्के में मत लेना, लिख लेना इस बात को। परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये जनवरी 2020 में, ये जनवरी 2020 में, 2020 जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ था। पिछली बार रीट में इसको पूछा गया था। एक्चुअली परख में पी से बन गया परफॉर्मेंस, ए से बन गया असेसमेंट, आर से बन गया रिव्यू एंड ए से बन गया एनालिसिस। उसके बाद ध्यान रखना,
ऑफ के से बनेगा नॉलेज, के से क्या बनेगा नॉलेज, हम आपको बता चुके हैं ना, KNOWLEDGE, के से नॉलेज, और एच से बनेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट साथ में है। तो परख की फुल फॉर्म क्या होगी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये प्रोग्राम 2020 में लॉन्च हुआ था, और खास बात इसमें लर्निंग आउटकम्स वाली जो जो आवश्यकताएं हैं, जो सीखने के प्रतिफल का जो उद्देश्य है, उसको पाने के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। राष्ट्रीय आकलन क्षेत्र की बात करी गई है, और राष्ट्रीय आकलन क्षेत्र परख है। याद रहेगी ये बात। तीसरा ऑप्शन, इसमें तीसरा ऑप्शन भी पिछली बार रेट में पूछा गया था, CALP, कल्प, CALP। आपको ध्यान है, CALP भी इसी बात से संबंधित है, न्यूमरेसी वाली लिटरेसी वाली बात से संबंधित है। सी से बनता है कोग्निटिव, सी से क्या बनेगा कोग्निटिव, ए से बनेगा एकेडमिक, कोग्निटिव एकेडमिक, एल से बनेगा लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में है ये, यानी कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज, और पी से आपका वही जाना पहचाना नाम प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी ये प्रोग्राम चलाया गया था मिडिल क्लास के लिए, अप टू मिडिल 8वीं तक की कक्षा के लिए चलाया गया था। और ये प्रोग्राम क्या था पता है, ये बहुत पहले चलाया गया था, और इस प्रोग्राम में इस बात पे बल दिया गया था कि साहब बच्चों में एबिलिटी टू लर्न एंड एक्सप्रेस तो आ जाए, बच्चों को लैंग्वेज को ठीक से समझ के पढ़ना और उसको एक्सप्रेस करना तो आ जाए। तो एक तरीके से CALP आधार है 2020 की शिक्षा नीति में भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी, न्यूमरेसी और एक्सप्रेसिव और अंडरस्टैंडिंग वाली एबिलिटी के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार रीट में मेरे को याद है पूछा गया था कि 8वीं कक्षा तक के लिए CALP कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो बहुत ही खास बात समझ लें, ये शुरू हुआ था 2004-05 में, 2004-05 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2004-05 में शुरू हुआ था। क्या हुआ था 2004-05 में शुरू, सॉरी गया, 2004-05 में क्या शुरू हुआ था, ओके हाँ, 2004-05 में शुरू हुआ था CALP। CALP क्या है, CALP दरअसल कोग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी की बात करता है, यानी भाषा में निपुणता है जिसमें फ्लुएंट तरीके से पढ़ लें, समझ लें और एक्सप्रेस कर दें। CALP 8वीं तक की स्कूलों के लिए था। ये प्रोग्राम किसके लिए था, अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए था, राजस्थान में। ये कहाँ था, राजस्थान में था, अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निपुण भारत का हिस्सा है FLN। FLN क्या था, याद है आपको, FLN का पूरा नाम है, बोलिए क्या अभी बताया था हमने आपको, फाउंडेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो 19 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। दूसरा परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर्स हैं, जिसमें P से बनेगा परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से एनालिसिस ऑफ, K से नॉलेज, 4H से होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख और परख लॉन्च हुआ था जनवरी 2020 में। परख इससे फाउंडेशन FLN से पहले लॉन्च हुआ था। FLN परख का ही, माफ करें, FLN उसका आपके निपुण का एक हिस्सा है। निपुण क्या है मैं आपको बताऊं, निपुण बात कर चुके हैं हम। निपुण 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था निपुण। और निपुण में पूरा नाम है, N से बनेगा नेशनल, I से इनिशिएटिव, 4 P से प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी शब्द याद रखना, 2-3 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये कक्षा 3 के बच्चों को 30-35 शब्दों का वाक्य बोलना, एक्सप्रेस करना सिखाना है। लक्ष्य 2026-27। तो तीनों बातें क्लियर हुई। CALP याद रखना, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 2004-05 में, यही बात बहुत पहले कर दी थी, 2004-05 पिछली बार पूछा गया था। और निखार क्या है, निखार दरअसल मैं आपको बता दूं, निखार किसी और स्टेट में लागू किया गया था पहले, राजस्थान में भी निखार आ गया। निखार दरअसल 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों को प्रिपेयर करना है, उनको अपग्रेड करना है, उनको तैयार करना है, उनमें स्किल्स आपके वो है ना, स्किल्स डेवलपमेंट का, स्किल्स को डेवलप करना है। और चूंकि बड़े बच्चे हैं ये, इसलिए निखार का संबंध है बड़े बच्चों से, CALP का संबंध है अपर प्राइमरी स्कूल से। परख सबका असेसमेंट करने का तरीका है। और निपुण भारत या निपुण मिशन एक बेहतरीन योजना है, जिसमें हम लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे, साथ में गणित और नंबर्स और संख्याओं को भी समझने और एक्सप्रेस करने की बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से 8 बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लाए हैं। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये बात, क्यों पता नहीं क्यों मुझे लगती है कि नवीनतम जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसमें बहुत सी बातें हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ में भी हैं, पता नहीं क्यों आपने नहीं देखे होंगे, अगर देखे हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा।
इसमें एक तो याद रखना 100% नॉमिनेशन वाली बात जरूर आ सकती है परीक्षा में। 100% नामांकन का लक्ष्य है 2030 तक। कब है? 2030 तक। और एक इसमें शिक्षा को जीडीपी का 6% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% दिया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात भी याद रखना, इसमें 30:1 है और पिछड़े और उनके लिए 25:1 का, एरियाज के लिए 25:1 का छात्र शिक्षक अनुपात भी है। इसमें विषयों की बाध्यता, बैरियर्स, दीवारें हटा दी गई हैं और बहुत सी बातें हैं जो हम करेंगे। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको परीक्षा की रणनीति भी बताऊंगा, किस तरह से शांत मन से हमको ये सब करना है। फिर आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।